In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. जैसे कि आप सबको इल्म है कि आज हम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करने वाले हैं अपनी इस टीचिंग को, और इस पर्पस के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल से अपनी ऑनलाइन स्टडीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोलॉजी ऑफ क्लास 9. Dear students, we are going to study the first topic of our chapter number 8, that is nutrition. Let's start our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is components of human. Nutritional components of human and other animals are complex, relatively complex as compared to plants. तो किस तरह से बेटा प्लांट से ये एनिमल्स के कंपोनेंट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आपको ऑर्गन सिस्टम नहीं मौजूद होता, वहां पर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम वहां पर मौजूद ही नहीं होता। और एनिमल जबकि एक कॉम्प्लेक्स, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो कि मोटालिटी शो करता है, मोटाइल यानी कि मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन शो करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकता है। तो इस वजह से एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिसके लिए उसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, उसको ज्यादा एनर्जी दरकार होती है तमाम काम करने के लिए, तमाम अफाल सर अंजाम देने के लिए। तो इसलिए वहां पर हाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिससे हाई एनर्जी हम गेन करते हैं। तो इन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनके नेम्स क्या हैं बेटा, जो मोस्टली हमारी फूड के कंपोनेंट है। तो उनमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स। ये मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स लफ्ज़ से जाहिर है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मुरक्कबात हैं। इनसे हम देखते हैं मज़ीद के ये बॉडी किस तरह कंज्यूम करती है, कितनी एनर्जी हम इनसे गेन करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के लिए। एनिमल सोर्स में देखें आप कि द बेसिक सोर्स ऑफ एनिमल एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। एंड सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि 2/3 ऑफ आवर टोटल बॉडी नीड्स या कैलोरीज हम गेन करते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। एनिमल्स जो है मोस्टली 2/3 ऑफ एनर्जी दे गेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो इतनी ज्यादा अमाउंट जब हम गेन करते हैं एनर्जी की कार्बोहाइड्रेट से, तो लाजमी है कि इनका एक मेजर रोल है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो एक कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो है वो कितना 4 कैलोरीज वो हमें एनर्जी देता है। 4 कैलोरीज एनर्जी इज गेन बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमने इसका थर्ड पॉइंट देखा है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फोर्थ पॉइंट। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमंस वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो हासिल करते हैं वो मुख्तलिफ तरह की फूड से हासिल करते हैं। किस तरह की फूड से हासिल करते हैं, लाइक ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटो एंड ब्रेन एंड राइस सीरियल्स। मोस्टली सीरियल्स जो हैं ग़िज़ाई अजनात हैं जो उनसे हम हासिल करते हैं, जैसे कि वीट, मेज, इनसे हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मेजर सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए। इसकी मोस्टली कॉमनली कार्बोहाइड्रेट पाया किन फॉर्म्स में जाता है, किन मॉलिक्यूलर स्टेट्स में जाता है ये, तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की हम इन डिटेल देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मोनो यानी कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड जिसे हम कहते हैं। तो ये हम आगे फर्दर देखेंगे। तो मोनोसेक्राइड एक यूनिट पे जो मुश्तमिल होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, डिसॉल्व इजीली हो जाते हैं वाटर के अंदर। इस तरह आगे जो डाइसेक्राइड है वो लेस स्वीट होते हैं, कंपैरेटिवली उनकी हाइड्रोलिसिस की यानी कि वो वाटर के अंदर लेस डिसॉल्व होते हैं। और इसके बाद जो है ओलिगोसेक्राइड वो फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ग्रेटर देन 2-9 यानी कि डाइसेक्राइड यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं। इस तरह से पॉलीसेक्राइड जो है वो मैनी वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनकी हम एग्जांपल जैसे कि स्टार्च वगैरह, ग्लाइकोजन है, ये चीजें हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ क्लास 9 के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ग्लूकोज इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, बहुत इजीली डिसॉल्व करता है, हमें हाई एनर्जी कंपाउंड है, काफी हाई एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है।
और इस तरह सक्रोज है जो कि डाइसक्राइड है, 2 यूनिट में मुश्तमिल है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इस तरह माल्टोज है, लैक्टोज है, फर्दर हम ग्लैक्टोज कहते हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये तमाम क्या एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं बेटा? द लिपिड्स मुश्तमिल होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल पे, ठीक है। 3 फैटी एसिड मोस्टली ग्लाइसरॉल के साथ मिलते हैं, तो नॉर्मल हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो एक कंपाउंड में हासिल होता है। तो फैटी एसिड जो लिपिड्स है वो फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल पे मुश्तमिल होते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। फैटी एसिड की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं सिंगल बॉन्ड पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे मुश्तमिल होते हैं। अगर हम देखें तो ये सेम कंसेप्ट हम आगे स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में केमिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के जो चैप्टर में हाइड्रोकार्बन जहां पर हैं, तो वहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड में मुश्तमिल होते हैं, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है जो कि हेड टू हेड ओवरलैप करने से मौजे वजूद में आता है, ठीक है। और इसी तरह जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर जो है साइड टू साइड ओवरलैप होता है, पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरेटिवली टू द सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना नामुमकिन होता है, जिस वजह से इन मुरक्कबात की रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह वहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे, तो यहाँ फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान, और जहां अनसैचुरेटेड है वहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव देयर कार्बन एटम्स सिंगली बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम्स, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखते हैं हम have their carbon atoms doubly or triple bonded to the hydrogen atoms। तो इनकी एग्जांपल यहाँ पर जो डिस्कस की गई है हमारी बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से वो है बटर। बटर आपको पता है कि हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाते हैं, यीस्ट एक जो है वो इस रोल अदा करती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और हमारे पास बनता है बटर। और सेकेंडली एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की गई है वो है सनफ्लावर ऑयल की, सनफ्लावर, ठीक है। आपको पता है जितने ऑयल्स है ना, जैसे हमारा देसी घी वगैरह होता है जो कि हम जिसको हम कहते हैं एनिमल फैट से जो घी हम हासिल करते हैं, ठीक है ना, वो मोस्टली क्या होता है एनिमल फैट वाले ऑयल जो है जितने वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर, जबकि जितने ऑयल प्रोडक्ट हैं जो कि हम मोस्टली प्लांट सोर्सेज से हासिल करते हैं ऑयल्स, वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है बेटा, वो होते हैं सॉलिड। Saturated fatty acids are solid at their room temperature because they have single bond. Single bond is strong bond and they have least reactivity with other compounds. Whereas unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. Okay, ये mostly oils में होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर वेजिटेबल ऑयल्स, तो ये क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बटर जो है वो बेटा क्या है, उसके अंदर 70% उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि 30% फैटी उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। 70% होते हैं उसके अंदर बटर के अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जबकि 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से इसकी कंपोजिशन जो होती है बेटा वो क्या होती है, वो ये सॉलिड हमें फॉर्म में हम नजर आती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में दही होती है, ठीक है। और इस तरह जो है दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो वो क्या है बेटा, हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो क्या होता है, वो ऑयली स्टेट के अंदर होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, एक सेमी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जबकि 25% यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम बेटा स्टडी करते हैं कि लिपिड्स की जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। फर्स्ट हमने स्टडी की कि रूम टेम्परेचर पे इनकी क्या स्टेट होती है, तो सैचुरेटेड जितने हमने देखे हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड, जबकि अनसैचुरेटेड मोस्टली होते हैं लिक्विड। अब हम देखते हैं कि लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की है, पहले ऑलरेडी डिस्कस की है हमारी सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में, कि जो सेल वॉल है वो उसकी कंपोजिशन के अंदर 20 to 40% मौजूद होते हैं लिपिड्स, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं
80 to 60%, 60 to 80% वहां पर प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं हम कि ये सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में काम यानी कि इस्तेमाल होते हैं कौन, लिपिड्स बॉडी के अंदर, हमारे नेचुरल सिस्टम्स के अंदर। दूसरा बेटा ये एक शीट बनाते हैं, ठीक है, किसके इर्द गिर्द, न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द, जो कि उनकी कवरिंग उनको प्रोवाइड करते हैं और उनको किसी भी ट्रॉमेटिक स्टेज में कहीं ट्रॉमा से यानी कि हमारी नर्व्स और न्यूरॉन्स को सेव करते हैं शॉक से। इसके बाद हमारे कुछ हार्मोन्स के अंदर मुश्तमिल होते हैं लिपिड्स, लिपिड्स उनका पार्ट होते हैं ब्लड के। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो मुख्तलिफ इन हार्मोन्स होते हैं हमारे इन नेचर। अब देखते हैं इसके बाद हम ग्लाइकोलिपिड्स मींस कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। नेक्स्ट में हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज, ये बहुत ही यूजफुल एनर्जी सोर्सेज हैं। कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, लिपिड का 1 ग्राम हमें प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय ओनली 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीजेस। एक में हमारी क्लिनिकल कंडीशन आ गई है कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की कंपोजिशन होना शुरू हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इसकी अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो इससे बेटा क्या होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज होने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे वॉल्यूम में ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम में, तो इसकी कंपोजिशन स्टार्ट होना शुरू हो गई है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम मखसूस तौर पे हमारी आर्टरीज को ये इफेक्ट करता है, जहां जाकर आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि जहां पर आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, और इससे हार्ट की मुख्तलिफ कंडीशंस अराइज होती हैं, बीमारियां यानी कि एबनॉर्मेलिटीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं हमारे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर, यानी कि आपको एंजाइना हो सकता है, यानी कि चेस्ट पेन को एंजाइना कहते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर राइज होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और इसके अलावा जो है हमारे यानी कि स्ट्रेस बॉडी के ऊपर ज्यादा रहती है, आपकी यूजुअली हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, तो ब्लड को हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को इन केस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी विद एनफ ब्लड। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसके बाद कि किस स्टेट के अंदर हम कौन सी फूड्स कंज्यूम करेंगे तो लिपिड्स हमारी बॉडी में ज्यादा होगा। अगर इन फूड्स को हम अवॉइड करेंगे तो हमारे हार्ट डिजीज से हम सेफ रहेंगे, जितनी भी हार्ट डिजीज होंगी उनसे हम महफूज रहेंगे। ठीक है, ये चीजें हम देखा बेटा हमने आज। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करना है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड के सब यूनिट होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड की चेन्स मौजूद होती हैं और एक फिक्स अमाउंट में जो चेन होती है अमाइनो एसिड की वो मिलकर बनाती हैं कोई भी प्रोटीन्स। जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है, वो प्रोटीन इन नेचर है और उसके अंदर मौजूद होती हैं दो चेन अल्फा एंड बीटा चेन। सिमिलरली जो कि हमारा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन कैरियर है, ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके अंदर भी अल्फा एंड बीटा दो चेन्स मौजूद होती हैं, टोटल 4 चेन्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन्स का हम देखते हैं। तो अभी हमने एग्जांपल एक हार्मोन की भी ले ली, इसके अलावा एंजाइम्स भी आपको पता है कि क्या होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी हमारे पास एक यहाँ पर आता है कि मोस्टली ये रोल जो प्रोटीन्स अदा करती हैं वो एक हार्मोन एंजाइम का अदा करती हैं। तो देखते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है आपको पता है साइटोप्लाज्म का, और सेल मेम्ब्रेन का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है मेम्ब्रेन्स का और ऑर्गेनेल्स का। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन मौजूद हैं, सेल मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल सबमर्ज होते हैं, ठीक है ना, जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर, और आपको कंपोजिशन का भी पता है। तो 60-80% हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, वहाँ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम जो है बेसिकली उनका रोल है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जीन्स जो है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं, और इसके अलावा हमारा न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम को बनाता है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन है वो हमारे अंदर खसूसियात ब्रिंग अबाउट करके आती हैं। प्रोटीन हमारा जितना भी फ्लश है, यानी कि हमारे मीट है, गोश्त है, ये जो हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन मौजूद है, स्केलेटल मसल्स जो है मोस्टली, ये क्या है बेटा, ये है प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर तमाम ये प्रोटीन की कंपोजिशन से बने हुए हैं। इस तरह ये तमाम ऑर्गेनेल्स, तो प्रोटीन एक मेजर पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और बेटा क्या है ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। कौन?
प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर कंपोनेंट है ये किसका, हमारे मसल्स का, लिगामेंट्स और टेंडन्स का। कौन सी चीज बेटा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये मेजर रोल अदा करते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट में, टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स इन मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, ये मेजर रोल अदा करते हैं। हम आगे जाकर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर रोल देखेंगे और ये चीज मजीद इन डेप्थ स्टडी करेंगे हम कि किस तरह मस्कुलर मूवमेंट या कंट्रैक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हम जो है ये टोटली हम मूवमेंट जो कर रहे हैं, लोकोमोशन हम शो कर रहे हैं कहीं भी, हमारी जो मोर्टेलिटी है ये किस तरीके से है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स की वजह से है, और इसमें मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसलिए ये ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको जब भी किसी, अगर आप देखेंगे आपके रिलेटिव्स में कहीं कोई ऑपरेट किया जाता है, सर्जन ऑपरेट करता है पेशेंट को किसी भी डिजीज से, तो उसके बाद जब हमने उनके इंसिजन, उनके जख्म कट को जो है रिकवर करना होता है, तो उसके लिए हम कीमा यूज करते हैं। ठीक है, छोटे जानवरों का, इनमें बकरी, भेड़, इनका हम कीमा इस्तेमाल करवाते हैं ताकि मैक्सिमम प्रोटीन सप्लीमेंट दी जाए पेशेंट को और वो जल्द से जल्द रिकवर करे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एंजाइम के तौर पर रोल अदा करते हैं प्रोटीन्स, और इस्तेमाल होते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए एज एनर्जी गेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एटीपी हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन इस तरीके से, और 1 ग्राम जो प्रोटीन का है वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें फ्राहम करता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोर्सेस कौन कौन से हैं प्रोटीन्स के। तो मीट है, एग है, मीट, एग, ग्रेन्स, ये तमाम चीजें, लिग्यूम्स, डायरी प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क एंड चीज आ जाता है, ये क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है मिनरल्स को। प्रोटीन टॉपिक को हमने कंक्लूड किया। प्रोटीन एक मेजर टॉपिक है, इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी स्ट्रक्चर, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है मिनरल्स हमारी बॉडी को हासिल होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट है हमारी फूड का, मिनरल्स, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट डिजीजेस पैदा हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। तो देखते हैं हम कौन से मिनरल्स हमारी बॉडी में किस अमाउंट में किस तरह से जरूरत होनी चाहिए और उनका क्या रोल है हमारी डेवलपमेंट में। तो हम देखते हैं कि जो मिनरल्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये हम मादनियात के तौर पर हासिल करते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि बेसिक इसकी हमने जो डेफिनेशन, जो फर्स्ट नाम पढ़ा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, वो इस बुनियाद पे पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे वो सिर्फ जानदारों के अंदर पाए जाते थे, जबकि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे वो हमने लेबोरेटरी के अंदर सिंथेटिक आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए थे। जबकि इस कंसेप्ट को टोटली चेंज कर दिया, जो बाद में लेबोरेटरी में या प्रिपेयर किए थे या हमने अर्थ क्रस्ट से वो गेन किए थे, तो मादनियात के तौर पर, मिनरल्स के तौर पे, और जो बॉडी के अंदर पाए जाते थे वो चीजें हम नहीं बना सकते थे, तो फिर हमने ब्रांच का नाम दे दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक से निकला, ऑर्गेनिज्म से ये वर्ड निकला, जबकि इनऑर्गेनिक जो कि हम जानवरों के अंदर चीजें नहीं पाते, बल्कि वो हम बाहर से, आउटर एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट, इन चीजों से जो हम चीज गेन करते हैं उसे कहते हैं हम, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के तौर पर इन मिनरल्स को हमने गेन किया फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जबकि ये हमारी बॉडी के अंदर भी मिन्यूट या मेजर अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली कितने टाइप्स हैं मिनरल्स की। तो 2 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनिजम्स। एक को कहते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरों को कहते हैं जो ट्रेस मिनरल्स हैं। जबकि मेजर मिनरल्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि जो ट्रेस एलिमेंट है वो मिन्यूट क्वांटिटीज में हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम देखते हैं इनको मेजर जो है वो उनकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है बॉडी के अंदर, 100 mg और मोर, इससे ज्यादा जो क्वांटिटी जिनकी जरूरत होगी उनको हम कहते हैं कि ये मेजर मिनरल्स, जबकि जिनकी क्वांटिटी 100 मिलीग्राम से लेस होती है उनको हम कहते हैं ये ट्रेस मिनरल्स। तो हम देखते हैं कि मेजर जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, और उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। ये जो है हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ये क्या हैं, ये 6 कंपाउंड्स हमें कहलाते हैं मेजर मिनरल्स, जबकि हमारे पास आयरन है, जिंक है, क्रोमियम है, कॉपर है, और इसके अलावा फ्लोराइड, आयोडीन, ये क्या है, ये है ट्रेस मिनरल्स। इनका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, अब हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सोडियम जो है इसका रोल है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखना, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मसल कंट्रैक्शन में इसका रोल है। इसके अलावा पोटाशियम जो है वो क्या है बेटा, वो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराना, और एक्ट करता है बतौर
को फैक्टर के इन एंजाइम के अंदर, यानी एक्टिवेट करता है, एंजाइम एक्टिवेशन में रोल अदा करता है, ट्रांसमिशन के अंदर रोल अदा करता है, और हार्ट के फंक्शंस को यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। कौन सा? पोटाशियम। तो ये आपको पता है कि एक चीज, एक सोडियम पोटाशियम पंप होता है। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टॉपिक के अंदर ये चीज देखी थी कि सोडियम पोटाशियम पंप का रोल होता है कि ये बॉडी के सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह ये इनफ्लक्स को, आयंस के इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स यानी कि आउटफ्लक्स और इनफ्लक्स को मेंटेन कर रहा होता है, उनकी क्वांटिटी को इनसाइड एंड आउटसाइड बढ़ा यानी कि कंट्रोल में रख रहा होता है। जितनी रिक्वायर्ड होती है उतना इनटेक अलाउ करता है, उसके बाद चैनल क्लोज हो जाता है और आयन का फर्दर इनटेक रुक जाता है, जिससे जो पोलैरिटी होती है वो इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोराइड आयन का क्या किरदार है। क्लोराइड आयन आपको पता है कि कंपोनेंट है HCl का, हमारी एसिडिटी को कंट्रोल कर रहा होता है इनसाइड द स्टमक। इसके अलावा हमने 3 कंपोनेंट्स देख रहे हैं, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो इनका बेटा कंट्रोल है कि ये हमारे टीथ और बोन्स को जो है स्ट्रेंथ देते हैं, मेंटेन करते हैं उनकी ग्रोथ को, टीथ एंड बोन्स को। और क्या होता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। ब्लड की अकोमुलेशन जो कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से होती है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनका क्या रोल है बॉडी के अंदर और वो किस क्वांटिटी के अंदर यूटिलाइज होते हैं। तो हम देखते हैं कि आयरन, जिसका Fe एक सिंबल है, उसका किरदार क्या है? वो है हेमोग्लोबिन, जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी है उसकी ट्रांसपोर्ट के तौर पर किरदार अदा करता है। आयरन और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर उसकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी, और हर सेल तक हमारे ऑक्सीजन पहुंचाता है फ्रॉम लंग्स। लंग्स से डिफ्यूज करती है ऑक्सीजन इनटू द ब्लड और वो इस तरह ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द बॉडी। तो इन केस हमारे हर सेल को फ्लश जो है हमारा ब्लड जो है वो वॉश आउट कर रहा है और वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इट्स कैरियर प्रोटीन दैट इज हेमोग्लोबिन। इसके अलावा जिंक जो है, जिंक का हमारा इम्यूनिटी में बड़ा रोल है, मेजर रोल अदा करती है इम्यूनिटी में, इसके अलावा ग्रोथ में, इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के अंदर, उसकी मेंटेनेंस के अंदर रोल है किसका? जिंक का। जिंक का एक और रोल है वो इंसुलिन की फंक्शन को सपोर्ट करता है। इंसुलिन का फंक्शन होता है कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन जाकर हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती है, यानी कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि फास्टिंग की स्टेज में जब हम खाना नहीं खा रहे होते, हमारे जो एनर्जी का लेवल है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन कर रही होती है ये ग्लाइकोजन। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉपर। कॉपर का क्या रोल है? कॉपर का रोल है बेटा कि ये एंजाइम को फैक्टर के तौर पर काम करता है। कॉपर जाकर अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ और एंजाइम फंक्शन को स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्रोमियम है। क्रोमियम भी हमें इंसुलिन के फंक्शन में हेल्प आउट करती है। इंसुलिन का सेम फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया है, उसमें हेल्प आउट करती है हमें क्रोमियम। नेक्स्ट फ्लोराइड और आयोडीन। फ्लोराइड आयन जो है बेटा ये टूथ जो है ना, एनेमल, इसको सपोर्ट करता है, टूथ एनेमल। और इसके अलावा बोन का एक इंपॉर्टेंट जो मिनरल है उसको टेंसाइलिटी देता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बोन्स को, और इसके अलावा टूथ के एनेमल को प्रोटेक्ट करता है, डिके से बचाता है। तो ये इसका मेजर रोल है फ्लोराइड का, इसलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसके अंदर फ्लोराइड एक मेजर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक देखते हैं आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपने एक मेजर कंडीशन अराइज होती है बॉडी के अंदर, जिससे गोइटर हो जाता है। गोइटर तो ये मेंटेन करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो कि हमारे यहाँ पर लैरिंक्स के करीब मौजूद होता है, अगर यहाँ गले के करीब, तो उसको ये थायराइड के फंक्शन को मेंटेन कर रहा होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ब्लड के अंदर तो क्या होती है? कंडीशन अराइज करती है जिसमें गिल्ड हो जाते हैं या स्वोलन थ्रॉट हो जाता है, यहाँ पर हमारी बॉल्स बन जाती हैं स्वोलन, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर। तो नॉर्मली ये हमने एक टॉपिक आज स्टडी किया है, फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 का, जिसका न्यूट्रिशन का कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। तो इन कंपोनेंट्स को हमने आज रिवाइज किया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही तरह से टॉपिक समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस दोबारा हम ले लेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह।